हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पार्ट डिस्कशन में रहेगा अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के पार्ट से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। उससे अलावा CUET MCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 जो होने वाला है उससे रिलेटेड MCOM इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ओके, और ये जो हमारा वीडियो हुआ ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो होने वाला है इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स के रिलेटेड, हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है ये। The very first thing that comes to our mind about insurance is what does insurance do for us or how insurance helps to us। पहला क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि इंश्योरेंस हम लोग को किस तरह से हेल्प करता है या फिर कैसे, व्हाट डज इंश्योरेंस मीन्स, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो इंश्योरेंस का एक बेसिक सा डेफिनेशन या फिर मीनिंग हमारे दिमाग में रहता है कि इंश्योरेंस हमारे बुरे समय में काम देता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या करता है, हमारे बुरे समय में ये हमें काम देता है। कैसे काम देता है, ये इस हिसाब से काम देता है कि जिस भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, सपोज हमारे अपने लाइफ के लिए, ठीक है, या फिर किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड, या फिर किसी चोरी से रिलेटेड, या फिर किसी कभी हमारे फैक्ट्री में आग लग जाए अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में, तो उस कंडीशन में हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर वो चीज़ हैपन हो जाती है, वो चीज़ घटना घट जाती है, या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन में कंडीशंस लिखी हुई है वो चीज़ हैपन हो जाती है इन फ्यूचर, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, हम लोग को क्या करती है, कंपनसेट करती है। कंपनसेट मतलब इन द अमाउंट ऑफ मनी, वो हमें कंपनसेट करती है कि हमारे लॉसेस कुछ हद तक या हमारे लॉसेस कंप्लीटली कम हो जाए। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस के केस की अगर हम लोग बात करें, जिसमें अगर किसी पर्सन की डेथ के ऊपर इंश्योरेंस है, कि अगर एक पर्सन है सपोज राम, और ये राम ने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस लिया। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब कि अगर राम की अगर डेथ हो जाती है, तो इस केस में राम की अगर डेथ हो जाती है तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी, राम तो रहा नहीं, तो राम की फैमिली को क्या करेगी, राम की फैमिली को वो कंपनसेट करेगी। कितना कंपनसेट करेगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ, सपोज 20 लाख। तो राम तो अब रहा ना, लेकिन उसने अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवा के रखा था। इस केस में क्या हुआ कि इन अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर ये चीज़ हैपन हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसके फैमिली को 20 लाख रुपये से कंपनसेट करती है। और एक टर्म आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम इंश्योरेंस वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है टू राइट ऑफ द लॉसेस या फिर टू मेक द लॉसेस गुड। ओके, इस ये टर्म को हम लोग याद यूज करते हैं, टू मेक द लॉसेस गुड। इसका मतलब क्या हुआ, टू मेक द लॉसेस गुड, यानी कि आपके जो लॉसेस है उसको, आपके जो लॉसेस है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। यानी आपके जो भी लॉसेस हो चुकी हैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में कंपनसेट या फिर आपको उसको रिकवर करने में आपको हेल्प की जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एश्योरेंस की वर्ड यूज करते हैं। इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस के वर्ड यूज करते हैं। वो वर्ड क्या है, एश्योरेंस। और ये वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, इंश्योरेंस क्यों नहीं यूज करते हैं, अल्टीमेटली बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ये एक्चुअली एश्योरेंस होता है। एश्योरेंस क्यों, कि कभी भी आप किसी भी के लाइफ का कंप्लीट कंपनसेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कि आप कभी भी किसी के लाइफ के ऊपर ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि इस पर्सन, इस इंडिविजुअल का लाइफ 20 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़, ये कभी भी आप गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि आप किसी का लाइफ का वैल्यू निकाल सकते हैं।
आप गुड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी इंडिविजुअल के लाइफ का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हम लोग एश्योरेंस करते हैं, मतलब कि मरने वाले फैमिली को ये हम एश्योर करते हैं कि अगर आप नहीं भी रहे तो हम आपकी फैमिली का ध्यान रखेंगे, या हम आपके लाइफ के बदले आपके फैमिली को, अगर आपने हमसे अगर पॉलिसी लिया है तो आपके फैमिली को क्या करेंगे, हम लोग एक एश्योरेंस देंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स कि आपकी फैमिली को आप अगर नहीं देंगे तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको हम लोग एक गारंटी करते हैं। कंप्लीट गारंटी नहीं करेंगे, लेकिन एक इसलिए वर्ड एश्योरेंस यूज किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स। उस टॉपिक के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। सो गाइस कम्स टू आवर टॉपिक। तो मैं एक बार पीपीटी खोल लूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये हमारा टॉपिक आ गया है, दैट इज इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स। ये हम लोग का टॉपिक आ गया और हम लोग का ये पहला क्लास रहने वाला। इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट से बातें आज हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है एमकॉम CUET एमकॉम एंट्रेंस के लिए है, वो क्या है, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स। तो हम लोग इंश्योरेंस के क्या क्या लॉज, इंश्योरेंस की क्या क्या लॉज बना दी गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अदर पार्ट जो है अकाउंट्स का पार्ट, अगर अदर चीज़ अगर सिलेबस में स्पेसिफाई की गई है अकाउंट से पार्ट से रिलेटेड, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इंश्योरेंस लॉ और अकाउंट्स के बारे में, मैंने इंश्योरेंस के बारे में छोटा सा ब्रीफ मैंने कर दिया है। उसके बाद हम लोग फर्दर आज की क्लास में देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम लोग इंश्योरेंस के डेफिनेशंस और भी फर्दर पार्ट जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में एप्लीकेबल होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट स्लाइड आता है वो रिलेट करता है आपका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से। तो इंश्योरेंस के बारे में हमने एक ओवरव्यू हमने ले लिया, लेकिन उससे पहले हम लोग फर्दर अगर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने के लिए जाते हैं, उससे पहले ये हम देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो कि यहाँ आपको सामने पीछे पावर पॉइंट में दिख रहा है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि उसका मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस क्या है, फिर आपका किस सेंचुरीज में उसका ओरिजिनेशन हुआ है और कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ, इस सारी बेसिक पॉइंट्स को हम लोग आज कवर कर लेते हैं पहले, ठीक है, अपने फर्स्ट स्लाइड में। तो इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स हम लोग पढ़ने वाले, ये तो हम लोग का आइडिया क्लियर है। उसके बाद जो हमारा आता है मरीन इंश्योरेंस। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहा है। तो आप लोग को इसमें बिना किसी सोचे आप लोग बता देंगे कि सी रूट आपका, या फिर ओशियन रूट, या फिर थ्रू वाटर बॉडीज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि उस समय रोड्स नहीं थे, फिर एयरवेज से आपका किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, तो सिंगल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या बना था, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है आपका, वाटर बॉडीज से, ठीक है। वाटर से आपका ट्रांसपोर्टेशन सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर हम मरीन इंश्योरेंस की बात करें, मरीन इंश्योरेंस कहाँ एप्लीकेबल होता है कि जो भी आपके शिप्स, आपके कार्गो शिप्स जो कि ओशियंस में या सी रूट्स में चलती हैं, अगर उनका इंश्योरेंस करवा रहे हैं अगर हम लोग, गुड्स जो आ रही उनका या फिर अल्टीमेट पूरे शिप का, तो किस में कवर होता है, मरीन इंश्योरेंस पार्ट में कवर होता है। और इसके बगल में आपका लिखा हो द ओल्डेस्ट फॉर्म। व्हाट डज इट मीन्स कि मरीन इंश्योरेंस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहला इंश्योरेंस अगर किसी सेक्टर में आया तो वो मरीन के सेक्टर में आया, ठीक है। यानी कि वाटर के अंदर जितने भी आपके शिप्स और सबमरीन्स या फिर उस समय बोट्स चलती थी, ठीक है, बड़े बड़े बोट्स चलती थी, या फिर वो या तो ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से सकती थी, पीपल के ट्रांसपोर्टेशन से, या फिर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से जो चलती थी, पहला इंश्योरेंस का फॉर्म उस केस में ही आया, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनेशन क्या हुआ था, इसका ओरिजिनेशन आपका 14th सेंचुरी में हुआ। इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी में मरीन इंश्योरेंस का कंसेप्ट
आपके इकोनॉमी में, आपके अब वर्ल्ड के लेवल पे भी कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस का केस 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आया, कंसेप्ट इसका ओरिजिनेट हुआ। तो मरीन इंश्योरेंस के बारे में हम लोग जान लिया। इसके बाद फर्दर इसको डिस्कस हम लोग आगे के पार्ट्स में करने वाले हैं। सेकेंड जो पार्ट आता है आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में क्या चीज़ से हम लोग पार्ट कवर करने वाले हैं कि फायर इंश्योरेंस में अगर फायर के कारण, मतलब किसी चीज़ में आग लग जाने के कारण अगर आपको किसी तरह का लॉसेस हो रहा, तो मैंने इसको अभी ये किया ना कि अगर पानी में चलने वाली किसी भी तरह का जहाज़ है या फिर आपका बोट है, अगर उसमें पानी में अगर उसे किसी तरह का मिस हैपनिंग उसके साथ हो जाता है, वो बोट डूब जाती है या फिर किसी तरह का और भी टेक्निकल इश्यूज अगर उसमें आ गया और इसके कारण अगर उनके मालिक को या फिर किसी पैसेंजर को या फिर गुड्स को अगर नुकसान हुआ, तो सारा पार्ट किस में कवर होगा? मरीन इंश्योरेंस केस में कवर होगा। ठीक है। दूसरा जो फायर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आग लग जाने के कारण अगर आपको किसी भी तरह का लॉस बियर करना पड़ जाए, आग लग जाने के कारण अगर आपको किसी भी तरह का लॉस बियर करना पड़ जाए, तो सारा किस में कवर होगा? फायर इंश्योरेंस केस में कवर होगा। इसके अंदर हम लोग फायर इंश्योरेंस अंदर और भी चीज़ें देखेंगे कि अगर फायर किस वजह से लगना चाहिए या फिर और क्या कंडीशंस हो सकती है। तो हम लोग अल्टीमेटली फिलहाल अभी इसी पार्ट को कवर करते हैं कि अगर फायर के कारण, आग लग जाने के कारण अगर किसी पार्ट में डैमेज आता है, आपके किसी पर्सनल या फिर आपके बिजनेस पार्ट में किसी पार्ट में डैमेज आता है, तो वो किस में कवर होता है? फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। और इसका ओरिजिनेशन क्या हुआ? इसका ओरिजिनेशन आपका जर्मनी में हुआ। फर्स्ट टाइम इसका कंसेप्ट कहाँ है? जर्मनी में आया। और इसका अगर हम इन सेंचुरी की बात करें तो इसका स्टार्टिंग का हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी में इसका कंसेप्ट सामने आया है। नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग का आता है वो है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके डे टू डे लाइफ में आप इस चीज़ को देखते हो कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अक्सर आप लोग सुनते होंगे। रिसेंट टाइम्स में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आपका IPO भी लॉन्च किया। ये भी आपके लिए करंट टॉपिक रह चुका है, जो कि न्यूज़ में अक्सर आया है कि करंट टाइम्स में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपना IPO फर्स्ट टाइम लॉन्च किया। ठीक है। तो LIC, अगर हम लोग अभी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम लोग के दिमाग में सिर्फ आता है LIC। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस है, हम लोग LIC बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि LIC ने अपने आप को इस तरह से प्रमोट किया इन जनरल पब्लिक ऑन द वेरी ग्राउंड लेवल कि अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम लोग को सिर्फ नाम क्या आता है दिमाग में? LIC। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि नाम उसका लाइफ इंश्योरेंस और इसके अंदर LIC एक कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस एक वर्ड है और अल्टीमेटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो LIC हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वो एक क्या है? कंपनी है। और इन द सेम पैरेलल मैनर और भी कंपनीज है जो कि लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है। इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ये देखते हैं इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। इसका ओरिजिनेशन आपका इंग्लैंड से हुआ, UK। और इसका ओरिजिनेशन आपका बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी में इसका ओरिजिनेशन हुआ। इसके अलावा आप मिसलेनियस इंश्योरेंस के बारे में देख रहे हैं कि मिसलेनियस इंश्योरेंस के बारे में क्या दिया हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 3 इंश्योरेंस, मरीन, फायर, देन लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस करवाते हैं अपने लॉसेस को सेफगार्ड करने के लिए या फिर अपने लॉसेस को इंडेमनीफाई करवाने के लिए, इंडेमनीफाई का मतलब वो कंपनसेट करवाने के लिए, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से या फिर जो भी कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप किसी तरह का इंश्योरेंस लेते हैं अपार्ट फ्रॉम मरीन, फायर और लाइफ इंश्योरेंस, इन तीनों इंश्योरेंस के अलावा अगर आप किसी तरह का इंश्योरेंस लेते हैं, वो किस में कवर होता है? आपका पार्ट, वो आपका मिसलेनियस इंश्योरेंस के पार्ट में कवर होता है, जो कि यहाँ 4th पॉइंट में दिया हुआ है। सम पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि किस तरह के इंश्योरेंस हो सकते हैं। वो क्या आपका हो गया? एक्सीडेंट हो सकता है कि अगर एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने किसी भी तरह का इंश्योरेंस लिया कि अगर आपका किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई करेगी, कंपनसेट करेगी। अगर आपके कंपनी में या फिर आपके गोडाउन में चोरी हो गया, उस केस में आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर किसी तरह की लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को कवर करने के लिए भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्यों? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक बार बताता हूँ। सपोज 1 लाख पीपल ने LIC कंपनी से क्या लिया? लाइफ इंश्योरेंस लिया।
LIC से क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस ली। तो 1 लाख जो इंडिविजुअल है इसमें सपोज लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो आपके पूरे 1 लाख जो पीपल ने लिया तो उन सारे पीपल का डेथ नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आपको भी पता है कि सारे पीपल का डेथ नहीं हो सकता। तो इसमें सपोज मान लो कि 10 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोगों की डेथ हो गई, तो इस केस में क्या हुआ कि LIC इन 10 लोगों को इंडेमनीफाई करेगी, यानी कंपनसेट करेगी, इन लोगों को कंपनसेट करेगी। लेकिन लाइबिलिटी इंश्योरेंस की जो हम बात करते हैं वो कहाँ अराइज करता है। सपोज LIC ने यहाँ 10 की जगह 1000 लोगों को की डेथ हो गई इन 1 लाख लोगों में, तो इस केस में क्या होगा, LIC क्या करवा कर रखती है कि अगर इस तरह की अनसर्टेन लाइबिलिटी अगर अराइज हो गई, इस तरह की अनसर्टेन लाइबिलिटी अगर अराइज हो गई, उस केस में LIC भी क्या, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से, सपोज ये LIC है, यहाँ मान लो हम लोग ले लेते हैं टाटा, कि टाटा भी इंश्योरेंस कंपनी एक है, LIC ने टाटा से अपना इंश्योरेंस करवा लिया। सब आपको ये समझ आ रहा हो कि LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि दूसरों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उसने अपना इंश्योरेंस किससे करवा लिया, टाटा कंपनी से करवा लिया। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाली है कि अगर LIC इन 1 लाख लोगों में से अगर अनसर्टेनिटीज आई, इन 1 लाख लोगों में से अनसर्टेनिटीज आई और उनको इंडेमनीफाई करने में, और उन 1 लाख लोगों को इंडेमनीफाई करने में अगर LIC इनकैपेबल हो गई है, तो अल्टीमेट उस समय उसने इंश्योरेंस किससे ले लिया, टाटा से ले लिया कि अगर मैं इनकैपेबल हो गई इन लोगों को इंश्योरेंस एट लास्ट कंपनसेट करने में, तो उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, टाटा के पास आ जाएगी। तो अल्टीमेट टाटा की जिम्मेदारी आ जाएगी इन लोगों को कंपनसेट करने में। अल्टीमेटली कंपनसेट करने का मतलब क्या होता है कि लॉसेस को, राइट ऑफ लॉसेस को उसको कंपनसेट करना, यानी जो भी लॉस कंपनी को हो रहा है या फिर इंडिविजुअल को हो रहा है उसको खत्म करना। तो अगर मान लो इन लोगों को अगर लॉस होगा तो अल्टीमेटली कौन कंपनसेट करेगा, LIC कंपनी का कंपनसेट करेगी। और इन 1 लाख लोगों को अगर कंपनसेट करने में LIC कंपनी को किसी तरह का लॉस हुआ तो उसको कंपनसेट कौन करेगी, टाटा कंपनी करेगी। यानी LIC कंपनी क्या करेगी, अपने लाइबिलिटी को क्या कर रही है, दूसरे अपने लाइबिलिटी का भी क्या करवा रही है, इंश्योरेंस करवा ले रही है टाटा कंपनी से। ये पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। मिसलेनियस में हमने एक्सीडेंट का पार्ट देख लिया, थेफ्ट का पार्ट देख लिया, लाइबिलिटी का इंश्योरेंस था वो देख लिया। कैटल और क्रॉप जनरल टॉपिक है कि आपके कैटल का भी इंश्योरेंस होता है, क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है। फिर आपका एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो फिडेलिटी से बेस्ड है। अब फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, तो नीचे मैंने लिखा है कि ये जो फिडेलिटी जो टर्म है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के वर्क के लायबिलिटी के ऊपर अगर इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के वर्क के ऊपर के लायबिलिटी के ऊपर अगर इंश्योरेंस लेता है तो वो पार्ट किस में कवर होता है, वो पार्ट आपका फिडेलिटी के अंदर कवर होता है। सपोज मैंने यहाँ नीचे लिखा है, इसका फिडेलिटी का मैंने मतलब लिख लिया है, इसको एक्सप्लेन मैंने यहाँ कर दिया है। क्या है ये, इंश्योरेंस टेकन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर ये इंश्योरेंस लेता है। एम्प्लॉयर मतलब द पर्सन हु गिव्स जॉब्स टू अदर पर्सन, ठीक है, यानी इसको आप ऑनर भी बोल सकते हैं स्मॉल स्केल लेवल पे, या फिर अगर आप बड़े लेवल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, उस केस में इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस लेता है क्या करने के लिए, टू कवर द लॉसेज। अल्टीमेटली कभी भी इंश्योरेंस ली जाती है तो किस लिए ली जाती है कि अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, कवर द लॉसेस डन बाय द डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयर। डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयर, इसका मतलब क्या है, सॉरी एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयज है, डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। इट मीन्स कि अगर कोई एम्प्लॉयज या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाला कोई भी एम्प्लॉय अगर इंटेंशनली कोई जो एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा, वो अगर इंटेंशनली क्या करता है,
ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का हार्म प्रोवाइड करने की कोशिश करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो उस केस में क्या करता है, फिडेलिटी इंश्योरेंस ली जाती है, जिससे अल्टीमेट इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है इसके लॉसेस को। ठीक है, ये लॉस क्यों लिया जाता है? अगर इंटेंशनल लॉस नहीं है, सपोज किसी तरह का मिस्टेक के कारण अगर लॉस है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इस चीज को कवर नहीं करेगी इसके लॉस को। क्यों? क्योंकि यहाँ बस साफ साफ आपको वर्ड में लिखा हुआ है कि डिसऑनेस्टी, अगर एम्प्लॉय के डिसऑनेस्टी के कारण अगर किसी तरह का लॉस हुआ, इन दैट केस ओनली इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू कंपनसेट यू या इंडेमनीफाई यू। डिसऑनेस्टी कब आते हैं कि इंटेंशनल लेवल पे डिसऑनेस्टी आती है, मिस्टेक के केस में या फिर अनइंटेंशनल केस में डिसऑनेस्टी नहीं आती है। डिसऑनेस्टी कब आती है? जब इंटेंशनल लेवल पे आप यह बात आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और फिर भी आप गलत कर रहे हैं, उस केस में क्या आती है, डिसऑनेस्टी वर्ड का यूज की जाती है। ठीक है, तो अगर इंटेंशनल लेवल पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का एम्प्लॉयज़ ने आपके साथ अगर लॉस बियर आपको करवा दिया या फिर आपके लॉसेस हो गए, उस केस में फिडेलिटी इंश्योरेंस वर्क करता है और अल्टीमेट इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी ने फिडेलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड की है उसको अल्टीमेट कंपनसेट करने पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट हम लोग का कवर हो गया और मैं आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। एक बार आप इस पे देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग विद इन 10 सेकेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। ओके गाइज, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो रहने वाला है ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा किससे रिलेट करता है? अब हमारे जो टर्म है इंश्योरेंस लॉ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ को ये स्लाइड एक्सप्लेन करता है, उस चीज़ को भी ये स्लाइड एक्सप्लेन करता है। तो हमारा क्या टॉपिक था स्टार्टिंग में हमने जो डिस्कस किया था, इंश्योरेंस लॉ। ठीक है, तो हम लोग पहले दोनों पार्ट को अलग अलग देखते हैं कि व्हाट डज इंश्योरेंस मीन्स एंड व्हाट डज लॉ मीन्स। दोनों को जब हम अलग अलग पार्ट को पढ़ लेंगे उसके बाद दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे और इंश्योरेंस लॉ का एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। व्हाट डज इंश्योरेंस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है, इट इज़ अ वे टू मैनेज योर रिस्क। ठीक है, टू मैनेज योर रिस्क या फिर टू मैनेज योर लॉसेज। लॉसेज मैनेज करने का मतलब कि आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटीज आपके साथ आ गई या आपके साथ घट गई, तो उस चीज़ के लिए आप लोग पहले ही प्रिपेयर रहेंगे। इसका मतलब प्रिपेयर रहने का मतलब उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन स्टार्टिंग डेज से करते हैं, अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन अपने इनिशियल डेज से करते हैं, तो उसको क्या वो हम लोग बोलते हैं? उसको मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट करने का मतलब यानी आप इंश्योरेंस के केस में क्या करते हैं? अपने रिस्क या अपने लॉसेस का मैनेजमेंट करते हैं अपने अर्ली डेज से। ठीक है, तो इसमें उसके बाद वो लिखा हुआ है आपके कि कौन कौन से ऐसे कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जो इसमें नाम आता है आपका टाटा का आता है, सॉरी, इसमें LIC का आता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देन आपका रिलायंस का आता है कि अलग अलग सेक्टर में ये सारे लोग क्या करते हैं? आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ये आपका पार्ट क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट जो आता है वो आपका लॉ से रिलेटेड है कि व्हाट डज लॉ मीन्स। लॉ का मतलब आपको पता है, रूल्स और रेगुलेशन उसके अंदर कवर होते हैं। बेसिक आपको आइडिया है कि लॉ का मतलब क्या होता है, कि उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन कवर किए जाती हैं जो कि हम लोग को बताता है क्या हमें करना है क्या नहीं करना, ये पार्ट को कवर करता है। सेम चीज को यहाँ हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द ऑफिशियल रूल। ऑफिशियल रूल मतलब कि गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है या फिर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिनको ये काम दिया गया रूल बनाने का, वो उनके द्वारा ये प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, लॉ ऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री दैट से व्हाट पीपल मे और मे नॉट टू डू, व्हाट पीपल मे और मे नॉट टू डू। मतलब एक इंडिविजुअल को क्या करना है और क्या नहीं करना, उस चीज़ के बारे में अगर स्पेसिफिकेशन, उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकेशन कौन देता है? लॉ देता है। और लॉ कौन बनाता है? जिन एक कंट्री के ऑफिशियल्स बनाते हैं, एक कंट्री के जो भी अथॉरिटी में ऑफिशियल्स बैठे वो लॉ बनाते हैं। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो है कि व्हाट इज इंश्योरेंस मीन्स। इंश्योरेंस का मतलब
मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट ऑफ योर रिस्क और लॉसेस। दूसरा पार्ट आता है लॉ। लॉ का मतलब क्या हुआ कि ऑफिशियल रूल्स ऑफ अ कंट्री दैट डिफाइंस व्हाट पीपल मे और मे नॉट टू डू। क्या पीपल को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो बताता है। नेक्स्ट पार्ट जो आपको आता है उस चीज़ को हम लोग कवर करते हैं, जो कि आपका आता है इंश्योरेंस के डेफिनेशंस के ऊपर। इंश्योरेंस के डेफिनेशन के ऊपर ये पार्ट कवर होता है आपका कि इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग उसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट डज इंश्योरेंस मीन्स। आपका जो पार्ट हो गया इंश्योरेंस, ठीक है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ इंश्योरेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है इंश्योरेंस का। तो इस इंश्योरेंस के डेफिनेशन को हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं। तो क्या इसमें लिखा हुआ कि इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक इंपॉर्टेंट टर्म आया कि इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं और इस चीज़ को भी हम लोग पढ़ते हैं। इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, बिटवीन टू पार्टीज, ये एक टर्म क्लियर निकल के आया हम लोग के सामने कि दो पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद वेयर बाय वन पार्टी एग्रीज टू गिव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट के हैपनिंग के ऊपर क्या एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर अ फिक्स्ड सम ऑफ प्रीमियम। क्या क्या पार्ट इसमें आपके सामने आया कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, आपने लॉ में भी पढ़ा था। उसके अलावा हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे व्हाट डज कॉन्ट्रैक्ट मीन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको आप बोल सकते हैं इंश्योरर और दूसरा इंश्योर्ड। इंश्योरर, दूसरा इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन हुआ, आपका इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योर्ड कौन हुआ, द पर्सन फॉर होम द इंश्योरेंस इज टेकन, या फिर द होम फॉर विच द पॉलिसी इज टेकन, जिसके लिए पॉलिसी ली गई है, वो क्या हो जाएगा, आपका इंश्योर्ड हो जाएगा। इंश्योर्ड में आपका कोई पीपल भी हो सकता है, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, किसी तरह का गोडाउन भी हो सकता है, किसी तरह का कैटल क्रॉप भी हो सकता है, उसको इंश्योर्ड हम लोग बोलेंगे। और इसमें क्या होता है कि एक पार्टी एग्री करता है दूसरे पार्टी को कंपनसेट करने के लिए। इसको हम लोग एक बार नोट्स में एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक आपका हो गया इंश्योरर, दूसरा हो गया इंश्योर्ड, ये हो गया। सेकेंड थिंग आपका था, ये आपका इंश्योरेंस कंपनी हो गया जिसको हम लोग इंश्योरर बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी। यह आपका कोई भी हो सकता है, पीपल हो सकता है, फिर गोडाउन हो सकता है, फिर आपका ये पार्ट कवर हो जाता है। सपोज ये आपका पीपल गोडाउन हो गया, इसके बाद क्रॉप भी हो सकता है, या फिर मोटर इंश्योरेंस ले रहे तो मोटर, आपका मोटर या व्हीकल भी हो सकता है। उसके बाद आपका कैटल भी हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या देखें, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन एंड द टू पर्सन्स आर इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। फर्स्ट पर्सन इंश्योरर हो गया, सेकंड पर्सन इंश्योर्ड हो गया। उसके बाद हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि द वन पर्सन एग्रीज टू गिव अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू अनदर। मतलब इंश्योरर पैसा देगा किसको, इंश्योर्ड को, फिक्स्ड सम देगा इंश्योर्ड को, ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में प्रिस्क्राइब हो। मे बी अगर चोरी का इंश्योरेंस हो तो चोरी होने के बाद, डेथ है तो डेथ होने के बाद, अगर मान लो कि थेफ्ट हुआ तो थेफ्ट होने के बाद, फायर लगा तो फायर लगने के बाद, वो क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी फिक्स सम ऑफ मनी किसको देगा, इंश्योर्ड को देगा। और ये फिक्स सम ऑफ मनी पहले से प्रिस्क्राइब रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इतना हो गया। ये हो गया कि फिक्स सम ऑफ मनी टू इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ मतलब कि इंश्योर्ड जो रहेगा, इन एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज कहाँ से हुआ, इसने इसको पैसा देगा अनसर्टेनिटी के ऊपर, और एक्सचेंज क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ एक्सचेंज में क्या जाएगा, इंश्योर्ड से इंश्योरर से इंश्योर्ड के पास क्या जाएगा, फिक्स्ड सम ऑफ मनी जाएगा ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। लेकिन इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास इन एक्सचेंज में क्या जाएगा, प्रीमियम्स जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इंश्योर्ड जो बंदा है वो क्या दे रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है रेगुलर इंटरवल पे,
और जो इंश्योरर है वो किसी सर्टेन हैपनिंग पे क्या करेगा, फिक्स्ड सम ऑफ मनी उसको प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ और मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है और अदर्स इंश्योरेंस का जो पार्ट है, तो लाइफ इंश्योरेंस केस में आप जब भी आपको देखते होंगे घर में जब भी पॉलिसी ली जाती है तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद उसमें कुछ लमसम अमाउंट जो आप पे करते हो उसको वो पेमेंट आपको रिटर्न हो जाती है या फिर आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाती है। और बाकी सब इंश्योरेंस केस में जो आप जब आपका पॉलिसी ख़त्म होता है, ठीक है, पॉलिसी जब आपकी एंड होती है, जब आपकी पॉलिसी एंड हो जाती है तो उस केस में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसा आप क्यों होता है, ये आप जो मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक डिस्कस किया था इंश्योरेंस और एश्योरेंस का, उससे रिलेट करता है कि बाकी सब अदर केस में अगर आपको किसी तरह का लॉस होता है, अदर केस में अगर किसी तरह का अगर आपको लॉस होता है, अदर केस में आपको अगर किसी तरह का लॉस होता है तो अल्टीमेट क्या होता है, अगर आपको किसी तरह का लॉस होता है तो अल्टीमेट आपको कंप्लीट कंपनसेशन मिल जाता है। आपको क्या होता है, कंप्लीट कंपनसेशन या इंडेमनिफाई आपको कर दिया जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में कभी भी कंप्लीट इंडेमनिफिकेशन, लाइफ इंश्योरेंस के केस में कभी भी आपको कंप्लीट इंडेमनिफिकेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आप किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के ऊपर उसका वैल्यू नहीं निकाल सकती, मॉनेटरी टर्म्स में उसका वैल्यू नहीं निकाल सकती इन द से। इसीलिए क्या होता है कि मैच्योरिटी के बाद आपको जो प्रीमियम अमाउंट आप पे करते हैं, आप जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं, बेसिक प्रीमियम अमाउंट, वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। इसका बेसिक रीजन ये होता है। तो ये आपका पार्ट कवर हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं वापस अपने स्लाइड पे। ओके, तो ये पार्ट आपका कवर हो गया। क्या क्या पार्ट इसमें कवर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी डिफाइन करूंगा बाद में, ठीक है। आपको ये पार्ट क्लियर होगा, बिटवीन टू पार्टीज का फिक्स सम ऑफ अमाउंट होता है मनी, ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होता है। और एक्सचेंज में क्या होता है, जो इंश्योर्ड वाला बंदा रहता है वो इंश्योर क्या देता है, फिक्स सम ऑफ मनी ये भी पे करता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो ये पार्ट आपका कवर हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या पार्ट कवर कर लिया हमने, इस पे हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। हमने इंश्योरेंस के बेसिक पार्ट कवर लिया जाएगा, व्हाट डज इंश्योरेंस मीन्स। हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर कर लिया, इंश्योरेंस का डेफिनेशन हमने कवर कर लिया, इंश्योरेंस और लॉ दोनों को अलग अलग देख लिया, साथ में इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या होता है इस पार्ट को भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद क्या हम लोग कवर करने, इसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले, एक बार मैं देख लूँ कि इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक है कवर करने के लिए। ओके, इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है कवर करने के लिए वो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें क्या है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पार्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस के बारे में हमने ओवरऑल चीज़ें जान ली। तो मैं आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार इसमें गो थ्रू कर लीजिए जो भी इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं। आई होप कि आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पॉइंट आपका लिखा हुआ है वो आप पहले से भी उस पॉइंट से फैमिलियर होंगे। फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम लोग 10 सेकंड के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके क्लास, तो हम लोग अपना फर्दर जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्दर डिस्कशन जो हम लोग स्टार्ट करना है वो हम लोग का डिस्कस करना है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कि अगर दो पर्सन के बीच में, दो इंडिविजुअल के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कि वो अनसर्टेनिटी के समय इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उसको, और उसको क्या करना पड़ेगा, इन एक्सचेंज प्रीमियम पे करना होगा। जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ प्रिस्क्राइब होने चाहिए।
सो डैट कि जब किसी तरह कन्फ्लिक्ट हो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, तो कोर्ट में अप्रोच कर सके कि हाँ भाई कौन सही है, इंश्योरर सही है कि इंश्योर्ड सही है। तो इसी सेम चीज़ को हम लोग क्या देखने वाले, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में देखने वाले और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में देखने वाले। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को। तो जो हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट था उसमें क्या क्या हम लोग चीज़ देखने वाले हैं। पहला पार्ट आपका एग्रीमेंट हम लोग देखेंगे, व्हाट डज एग्रीमेंट मीन्स, लीगल कंसिडरेशन किसको कहते हैं, कॉम्पिटेंस टू मेक कॉन्ट्रैक्ट है उसको किसको बोलते हैं, कौन कौन से पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फ्री कंसेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लीगल ऑब्जेक्ट, इसके अलावा भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि आपने लॉ में पढ़ा होगा, इसके अलावा भी मेजर कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 5 इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये 5 इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉइंट्स होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन करा लिया, जो कि ओवरऑल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस चीज़ को आप लोग कंसिडर बस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड आपका आता है, आपका जनरल एग्रीमेंट का जो भी पॉइंट्स था उसके डिस्कशन के ऊपर हमारा क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो भी पॉइंट्स जो हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देखा था, जो जैसे एग्रीमेंट का पॉइंट हो गया, लीगल कंसिडरेशन का पॉइंट हो गया, कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट हो गया, फ्री कंसेंट और लीगल ऑब्जेक्ट इसका पॉइंट है, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार अगर आपने इस चीज़ को गो थ्रू कर लिया हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक, इसका जो डिस्कशन का जो पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एग्रीमेंट, द फर्स्ट थिंग इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, पहला एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है आपका, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। व्हाट डज इट मीन्स कि अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी दूसरे के पास जाता है ऑफर लेके, सपोज इंश्योरेंस कंपनी तो किसी इंश्योर्ड के पास गई कि भैया मेरा ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपके साथ फ्यूचर में किसी तरह का मिस हैपनिंग हो जाता है तो इस केस में हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन के पास वो उसके अप्रोच करता, तो अप्रोच करने का क्या मतलब, वो ऑफर करना। और सामने वाले बंदे ने अगर उस चीज़ को इंश्योरेंस कंपनी लेने के लिए अगर उसने हामी भर दी तो वो केस क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस का केस बन जाएगा। तो ऑफर एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है कि आप किसी को अप्रोच किया और उसने क्या किया, आपके जो आपने अप्रोच किया उस पर वो सेटिस्फाई हो गया, तो आप पॉइंट किसका बन जाता है, एग्रीमेंट का पॉइंट हो जाता है। ऑफर एक्सेप्टेंस, इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस। और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑफर होता है, ऑफर में बी फ्रॉम एनी साइड, मेन फैक्ट इज अबाउट एक्सेप्टेंस। ऑफर अब यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी साइड से हो सकता है, इसका मतलब कि जो ऑफर है वो इधर इंश्योरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और इंश्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सपोज इंश्योरर अपना इंश्योरेंस के पॉलिसी को लेके इंश्योर्ड के पास गया, या फिर इंश्योर्ड खुद चल के इंश्योरर के पास आया कि आपके पास क्या अभी पॉलिसी चल रही है, मुझे एक पॉलिसी लेना है, मुझे आप अपने पॉलिसी के बारे में ब्रीफ कीजिए। तो ये भी पॉइंट मतलब कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अप्रोच कर सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के ऊपर, ठीक है। तो ऑफर क्या है, ऑफर में भी फ्रॉम एनी साइड, मेन उसका फैक्ट क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, कि दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी का एक्सेप्टेंस जरूरी होना चाहिए, तो वो एग्रीमेंट पार्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका लीगल कंसिडरेशन, कि अगर आप किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं तो वहाँ कंसिडरेशन का पॉइंट रहता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब इसेंशियल पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि एग्रीमेंट उसमें होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस, दूसरा लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। लीगल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि आप फिक्स पे सम ऑफ मनी आपको पे करना किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे इंश्योरेंस केस में भी इंश्योर्ड क्या करती है, इंश्योर्ड को फिक्स सम ऑफ मनी पे करती है। ऑन द अदर हैंड इंश्योर्ड जो रहती है, इंश्योर्ड जो बंदा या इंडिविजुअल है वो भी इन एक्सचेंज क्या कर रहा है, इन एक्सचेंज अपना प्रीमियम पे कर रहा है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को।
ठीक है। तो आप लोग जो मैं अभी इंश्योरर इंश्योर्ड वर्ड यूज कर रहा, इंश्योरेंस कंपनी वर्ड यूज हो रहा, तो आप एक बार अगर आपको क्लियर नहीं हो तो एक बार आप बैक में जाइए, वीडियो के बैक में जाइए, और इंश्योर्ड किसको बोलते हैं, इंश्योरर किसको बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का ही नाम इंश्योरर है, वो सारी चीज़ को एक बार अपने माइंड मेकअप कर लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के टाइम पे क्या कह रहा है, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड को फिक्स्ड सम ऑफ मनी पे करना है, ठीक है, इसके बारे में ये बात कर रहा। तीसरा कॉम्पिटेंट, आपको पता है लॉ में आपने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट रहना चाहिए। कॉम्पिटेंट रहने के लिए 3 चीज़ें इसेंशियल्स हैं। पहला, आप मेजर रहने चाहिए या फिर आप माइनर नहीं रहने चाहिए। दूसरा, आप साउंड माइंड के होने चाहिए, यानी आपको किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, आपको किसी लॉ के अंडर आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया हो, ठीक है, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्या है इसमें, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि अटेंड्स मेजोरिटी कॉमा ऑफ साउंड माइंड रहना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी लॉ इन एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। 3 चीज़ मैंने हुआ कि अगर आपको कॉम्पिटेंट रहना है किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए तो आपको 3 चीज़ इसेंशियल है। पहला, आप साउंड माइंड के होने चाहिए। दूसरा, आप मेजोरिटी अटेंड करना यानी 18+ होना चाहिए। तीसरा क्या है, आपको किसी लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। 3 पॉइंट हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, ठीक है, केसेस रहते हैं जहां माइनर भी इंटर रहते हैं, लेकिन वो माइनर क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन वो इंटर कर सकते हैं। और इंटर करने पर क्या होता है कि इनकॉम्पिटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो इंटर होता है, यानी माइनर केस में अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है तो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा या फिर वॉइड एब इनिशियो, यानी स्टार्टिंग से वो नल रहेगा। यानी अगर कोई आपका मान लो 3 इंडिविजुअल है जो कि मेजर है, चौथा माइनर है, तो माइनर केस में किसी तरह की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर किसी तरह की लायबिलिटी आती भी है तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं रहेगा उसको पे करने के लिए। सारे लायबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, मेजर के ऊपर रहेगी। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। इस केस में क्या होगा कि वॉइड ऑफ इनिशियो होगा या फिर वॉइड होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, माइनर केस में, सिर्फ माइनर केस में। फिर आपका आता लास्ट 2 पॉइंट है, आपका है फ्री कंसेंट का पॉइंट है। उसके बाद क्या है, नॉट काउज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा हो वो अपने मर्जी से, अपने स्वेच्छा से उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा हो। किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का उस पर इन्फ्लुएंस या फिर किसी तरह का गलती से उसे इंटर आपने करवा लिया किसी दूसरे चीज़ के नाम पे, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशंस अगर रही तो ये सबसे फ्री रहना चाहिए। कंसेंट इंडिविजुअल का फ्री रहना चाहिए इंटर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा, नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी तरह का फ्रॉड या मिस्टेक अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करने के लिए किसी पार्टी के ऊपर फ्रॉड का या फिर मिस्टेक का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का अगर पार्ट प्रूफ हो जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा या फिर वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपका पार्ट आता है लीगल ऑब्जेक्ट का आता है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जो कि लॉ में अनलॉफुल रह जाए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग कंसिडर करेंगे। क्या है, लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ना बना ले जो कि लॉ में अनलॉफुल हो जाए। जैसे अगर मान लो किसी ऐसे चीज़ का सप्लाई करने के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए कि जैसे जो कि ऐसे नारकोटिक डिपार्टमेंट जो चीज़ें बैन है या फिर आर्म्स का हो गया सप्लाई, और उस चीज़ में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग अगर सामने वाले पार्टी ने फुलफिल नहीं किया तो ये चीज़ को ले जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट को ले जाकर कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकते हैं कि हमारा बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, आर्म्स का सप्लाई करना, और सामने वाले इंडिविजुअल ने आर्म्स का सप्लाई मुझे नहीं किया तो उस पर फाइन नहीं लगाइए, कंपनसेट, वो मुझे कंपनसेट करे, ऐसा केस लेके आप लॉ केस में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि आर्म्स का सप्लाई करना, नार्कोटिक्स थिंग्स का सप्लाई करना वो क्या है, अनलॉफुल है इन द आइज ऑफ लॉ। ये पार्ट आपका कवर हो गया। हमने एग्रीमेंट का, लीगल कंसिडरेशन का, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट का, फ्री कंसेंट का और लीगल ऑब्जेक्ट का पॉइंट हमने देख लिया। इसके बाद जो पॉइंट हम लोग का नेक्स्ट
जो स्लाइड है, जो कि हमारा आखिरी स्लाइड रहने वाला आज की क्लास के लिए। उसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और है, इंश्योरेंस एज सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद 3-4 पॉइंट्स और हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग का पॉइंट सिर्फ डिस्कशन का इस पार्ट से रहने वाला है। वाइड और वाइडेबल केस में हम लोग का डिस्कशन पार्ट रहने वाला है, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग का पार्ट जो डिस्कशन का रहने वाला वो हमारा इसके ऊपर रहने वाला, सिर्फ इन 2 पॉइंट के ऊपर रहने वाला। अब इसमें देखिए कि फ्री कंसेंट के ऊपर ये पॉइंट है। इस चीज़ को पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, इस चीज़ को आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद मैं इस चीज़ का डिस्कशन आपसे करूँगा। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। कंसेंट का ही दोनों पॉइंट है और दोनों केस में क्या है, एक में वॉइडेबल है, एक में वाइड है। दोनों में क्या अंतर है आप लोग खुद से एक बार गो थ्रू कीजिए। ओके, आई होप अभी तक आपने जो भी इसका पार्ट है इस पार्ट को आपने पढ़ लिया होगा और आपको कुछ एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेम केस में वाइडेबल और वाइड दोनों कैसे हो सकता है, वाइडेबल और वाइड कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को पढ़ते हैं, कंसेंट नॉट फ्री। इसका मतलब क्या हो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट का पार्ट तो है, जो कंसेंट इसेंशियल थिंग्स टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसके में क्या होता है, कंसेंट एक जरूरी होता है, जो कि हमने पढ़े हैं लास्ट इसमें हमने पढ़ा था कि फ्री कंसेंट रहना जरूरी है। तो यहाँ कंसेंट तो है लेकिन फ्री नहीं है। इसका मतलब कि जो कंसेंट हमारा वो किसी तरह का मिस्टेक, किसी तरह का फ्रॉड, किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस या किसी तरह का प्रेशर के ऊपर वो कंसेंट लिया गया है। तो कंसेंट तो है कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन वो फ्री नहीं है, यानी किसी के दबाव के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवा दिया गया है किसी पार्टी को। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जो आपका अल्टीमेट जो केस बनेगा वो वाइडेबल हो जाएगा। इफ देयर इज कंसेंट प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नॉट फ्री। नॉट फ्री का मतलब क्या हुआ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ इंडिविजुअल, वो किसी तरह का फ्रॉड, किसी तरह का मिस्टेक, किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा किया गया है। अब इसका मैं एग्जांपल अगर दूं, 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सपोज, ठीक है, किसी लैंड एग्रीमेंट को लेके, और जो पार्टी है बेचने वाली पार्टी वो बेचना नहीं चाहती है अपना प्रॉपर्टी को, लेकिन उस पर क्या हुआ कि उस पर बंदूक तान दिया गया, बंदूक उस पर तान दिया गया और बोला गया कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होते हो या फिर अगर तुम इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन नहीं करोगे तो तुमको गोली मार दोगे। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी अपना जान बचाएगा और क्या करेगा, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर देगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर ये प्रूफ वो कर देता है कि मेरे ऊपर गन रखे मुझसे साइन करवाया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल हो जाएगा। वाइडेबल होने के केस में क्या बनता है कि इसके बाद जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उस केस में क्या आएगा कि इट कैन बी अमेंडेड और रिवोक्ड एट द विल ऑफ द पार्टी। जब केस कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि कंसेंट तो था लेकिन वो फ्री नहीं था, हाँ मैंने साइन तो किया लेकिन अपने मर्जी से मैंने साइन नहीं किया, मेरे ऊपर प्रेशर था इसलिए मैंने साइन किया, ये चीज़ अगर प्रूफ हो जाता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल हो जाएगा। और इसके बाद क्या रेमेडी बचती है इस चीज़ को सही करने के लिए, या तो दोनों पार्टी अमेंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी दोनों फिर से बैठेगी, फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है, या फिर वो रिवोक कर सकती है। रिवोक करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे सकती है दोनों पार्टी। ठीक है, ये दोनों पार्टी के विल के ऊपर, दोनों पार्टी के अपने मर्जी के ऊपर है। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा पार्ट क्या है कि अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कंसेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसेंट, इसका मतलब क्या है कि कंसेंट है ही नहीं, कंसेंट है ही नहीं, ना तो फ्री वाला है ना तो प्रेशर वाला, किसी तरह का कंसेंट ही नहीं है, यानी कंसेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीटली एलिमिनेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से। तो जब मेन इसेंशियल्स जो कंसेंट का होता है जब वही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो वाइड हो जाएगा। वाइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से वो नल रहेगा। ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। ये दोनों पार्ट आपका क्लियर हो गया कि एक पहला पार्ट क्या है कि कंसेंट है ही नहीं, कंसेंट का जो वर्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो अगर कंसेंट नहीं तो वाइड हो जाएगा।
दूसरा पार्ट क्या है कि कंसेंट है लेकिन वो फ्री नहीं है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट रहना चाहिए। दूसरे पार्ट में क्या, कंसेंट तो है लेकिन वो क्या है, फ्री नहीं है, तो उसके वजह क्या वॉइडेबल होगा। इसका अल्टीमेट रेमेडी क्या है कि दोनों पार्टी बैठे फिर से उस चीज़ को अमेंड कर ले, टर्म्स एंड कंडीशन को या कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। ये पार्ट आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरे इंश्योरेंस का पार्ट। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही डिस्कशन का पार्ट रखते हैं, बाकी सारा डिस्कशन का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, 5 से 10 मिनट का वीडियो मैं बनाऊं, तो सारा पार्ट का डिस्कशन हम लोग क्या करना नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।